ये कहानी उस शख्स की है जिसने लॉर्ड्स के बालकनी से गोरे अंग्रेज़ों को उनके ही घर में शर्ट उतार कर औकात दिखाई। ये कहानी उस प्रिंस ऑफ कोलकाता की है जिसने फिक्सर का टैग झेल रही एक टूटी हुई टीम को मजबूती दी। ये वो कप्तान था जिसने सहवाग को ओपनर बनाया, युवराज को मंच दिया, हरभजन जहीर जैसे नौजवानों को तैयार किया और एक ऐसी लड़कों की टोली बनाई जिसने पहले भारत को 2003 में फाइनल में पहुंचाया और बाद में उन्हीं लड़कों ने इसके गैर मौजूदगी में भारत को विश्व कप दिला दिया। एक रईस घर का जिद्दी लड़का जिसने आराम नहीं टकराव चुना। 1996 में इस क्रिकेटर ने लॉर्ड्स में शतक ठोका, 2001 में ऑस्ट्रेलिया के हेकड़ी तोड़ी, 2002 में इंग्लैंड को उसके घर में जवाब दिया, भारत को चैंपियन ट्रॉफी दिलाई, विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया, एक सॉफ्ट टीम को फाइटर टीम बना दिया। ये कहानी है सौरव गांगुली की, जिसे हम प्यार से दादा भी कहते हैं। वो दादा जिसने इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट चेंज कर दिया। कोलकाता के रईस बिवाला इलाके में 8 जुलाई 1972 को सौरव का जन्म होता है। घर पे इन्हें महाराज कहा जाता है। पिता का प्रिंटिंग बिजनेस इतना बड़ा था कि सौरभ के पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस महाराज को महलों की सुख सुविधा से ज़्यादा क्रिकेट के मैदान की तपिश पसंद आ रही थी। उसकी जिद का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि भाई के साथ प्रैक्टिस करने के लिए घर के आंगन में सीमेंट के पिच खड़ी कर दी गई। परिवार वालों ने कहा कि तुम मैदान पर नहीं जाओगे क्योंकि तुम लोगों को अगर पानी पिलाओगे तो ये हमारी हैसियत को सूट नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद भाई का बल्ला लेकर, भाई के ग्लव्स लेकर इसने खेलना शुरू किया। सौरभ बाएं हाथ के बल्लेबाज इसलिए नहीं बने कि वो लेफ्टी थे, वो इसलिए बने क्योंकि उनके भाई का फेवरेट था। पागलपन, जिद, जुनून ने 17 साल की उम्र में उन्हें बंगाल की रणजी ट्रॉफी में पहुंचा दिया। साल 1992 में सौरभ को पहली बार टीम इंडिया की नीली जर्सी मिली। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गाबा का मैदान था, लेकिन डेब्यू बुरे सपने जैसा रहा। सिर्फ 3 रन बनाए और उन्हें तुरंत टीम से दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। टीम से जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है, वैसे उनको टीम से निकाल दिया। उन पर टैग लगा कि वो बहुत घमंडी है, सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते। लोगों ने माना किया कि ये रईस लड़का है जिसका क्रिकेटिंग करियर बहुत लंबा नहीं जाएगा। लेकिन सौरभ टूटने वाले नहीं थे। अगले 4 साल तक वो टीम से बाहर रहे और डोमेस्टिक में रनों की ऐसी सुनामी लाई कि सेलेक्टर्स को अपने कान बंद करने पड़े और ठाना कि काबिलियत से हर उस इंसान का मुंह बंद कर किया जा सकता है जिसने उनके नीयत पर शक किया। फिर उसके बाद साल 1996 में इंग्लैंड के दौरे के लिए चुना गया। जब ये टीम चुना गया तो ये वापसी नहीं, ऐलान था। 1996 में सौरभ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब उतरे तो उनके कंधों पर खुद को साबित करने का बोझ था। लेकिन जैसे ही बल्ला घुमाना शुरू किया, यकीन मानिए अंग्रेज़ बेबस नज़र आ रहे थे। उनके कवर ड्राई इतने लाजवाब थे कि लॉर्ड्स के घास भी उनके बल्ले को चूमना चाह रही थी। पहले ही टेस्ट में 131 रन ठोककर इतिहास रचा। लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे अंग्रेज़ हैरान थे। ये लड़का ऑफ साइड की किसी भी गेंद को गैप में कैसे ढूंढ लेता है। इसकी टाइमिंग की गूंज पूरे मैदान पर सुनाई पड़ी। सौरभ ने डंके की चोट पर साबित किया कि वो सिफारिश के मोहताज नहीं है और इसी मैच के बाद क्रिकेट जगत को वो सितारा मिला जिसने अगले 1 दशक तक भारतीय बल्लेबाजी की तस्वीर बदल दी। सौरव गांगुली की बल्लेबाजी की एक कला थी जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। उनके पास कुदरत का दिया हुआ वो हुनर था जो ऑफ साइड की फील्डिंग को बेअसर करता था। चाहे सामने वसीम अकरम हो, ग्लेन मैकग्राथ हो, दादा का एक हल्का सा पुश गेंद को बाउंड्री के पार ले जाने के लिए काफ़ी था। राहुल द्रविड़ ने एक बार कहा था कि ऑफ साइड पर पहले खुदा है, उसके बाद सौरव गांगुली। उनका पैर जब गेंद की लाइन में निकलता है और बल्ला जादुई छड़ी की तरह गेंद को छूता तो देखने वालों की सांसें थम जाती है।
वे मैदान पर केवल रन नहीं बनाते, पेंटिंग करते थे और इसी वजह से उन्हें गॉड ऑफ साइड कहा गया। आगे बढ़कर उनका मारने का अंदाज पूरी दुनिया को सम्मोहित करता था। उनके जैसी टाइमिंग और ग्रेस उस वक्त पूरी दुनिया में गिने चुने बल्लेबाजों के पास थी। दादा मैदान पर एक तरफ दिल जीत रहे थे, लेकिन एक लड़ाई घर पर चल रही थी। सौरभ अपने पड़ोसी डोना से प्यार करते थे और दोनों परिवारों के बीच में पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। बात इतनी बड़ी कि दोनों परिवार एक दूसरे के शक्ल देखना नहीं चाहते थे, लेकिन दादा जिद्दी तो जिद्दी, हार कहाँ मानना था। भागकर शादी का फैसला किया। 1996 में चुपचाप तरीके से शादी रजिस्टर कर ली। जब कोलकाता में खबर फैली तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन दादा अपनी बात पर अड़े रहे और आखिर में परिवारों को मानना पड़ा। 1997 में धूमधाम से शादी हुई। सौरभ ने अपनी सबसे बड़ी साझेदारी के नींव रखी। साल 2000 में भारतीय क्रिकेट अपने काले दौर से गुजर रहा था। मैच फिक्सिंग के कांड ने पूरी इंडिया की साख को मिट्टी में मिला दिया था। फैंस को लग रहा था कि शायद हर बॉल पर मैच पहले से बिका हुआ। सचिन ने भी बाद में प्रेशर में कैप्टेंसी छोड़ दिया। टीम इंडिया बिखरी हुई थी। ऐसे कठिन समय में दादा और कैप्टेंसी। खिलाड़ी कहते थे कि दादा के साथ खेलते हुए डर नहीं लगता। उन्होंने सबसे पहले ड्रेसिंग रूम से हार का खौफ निकाला, टीम से ग्रुपबाजी खत्म किया, एक ऐसी नई टीम खड़ी की जो दुनिया के किसी भी टीम से भिड़ने को तैयार थी। फिक्सिंग के कीचड़ से निकलकर टीम इंडिया को एक नया सम्मान दिलाया। दादा ने साबित किया कि एक सच्चा लीडर वही जो अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ ले। उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम हर जगह विजय हुआ करती थी। स्टीवी की टीम लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर भारत आई थी। यहाँ भी उसने पहला टेस्ट मैच आसानी से जीत लिया। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। वह स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट जुनून की हद को पार करता है, और उस दिन क्रिकेट का इतिहास बदल गया। दादा की टीम ने लक्ष्मण और द्रविड़ ने वो किया जो इतिहास में अमर हो गया। हरभजन को उन्होंने आज़ादी दी कि कंगारुओं के नाक में दम कर दो, और नया हरभजन रिकी पॉन्टिंग और स्टीव जैसे दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर चढ़कर गेंदबाजी कर रहा था। भारत ने वो मैच फॉलो ऑन खेलने के बाद जीता, जो चमत्कार था। ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा था कि खिलाड़ियों को लगने लगा कि हम हार नहीं सकते। दादा की कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया घमंड चूर चूर हो गया था। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि अब टीम इंडिया को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। दादा सिर्फ कप्तान नहीं थे, बल्लेबाज के तौर पर भी इतिहास रचा उन्होंने। ओपनिंग की बात आती है तो सचिन और सौरभ की जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं। मैदान पर जब दोनों उतरते तो विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता था। साल 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका के सामने दादा ने जो तबाही मचाई उसे कोई भूल नहीं सकता। 158 गेंदों में 183 रन कूट दिए। दादा स्पिनर्स के ऊपर जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल करके चढ़ के मारते थे, वो नज़ारा आज भी रोंगटे खड़े करता है। सचिन और सौरभ की समझ इतनी ज़बरदस्त थी कि रन चुराने की आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये जोड़ी सिर्फ रन नहीं बनाती बल्कि विपक्षी टीम के आत्मविश्वास छीन लेती। सौरभ गांगुली सिर्फ अपने रनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाने के लिए भी जाने गए। उन्होंने टीम में वो लड़के ढूंढे जो आगे चलकर लेजेंड बने। सहवाग को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपनिंग में भेजना दादा का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने क्रिकेट खेलने का तरीका बदला। युवराज और कैफ जैसे फुर्तीले खिलाड़ियों को टीम में लाकर फील्डिंग को एक नया जीवन दिया। जहीर खान हरभजन को कॉन्फिडेंस दिया कि वो किसी भी बल्लेबाज की आंखों में आंखें डाल सके। MS धोनी को नंबर 3 पर प्रमोट करने का फैसला भी दादा का था। आज जिस धोनी को हम जानते हैं उसे ऊपर खिलाने का फैसला दादा का था। एंड देन की महेंद्र सिंह धोनी दादा अपने समय हर एक खिलाड़ी के लिए ढालते। सौरभ गांगुली ने सिर्फ खिलाड़ियों को बनाया नहीं, रन बनाना नहीं सिखाया, वो माइंड गेम के भी दादा थे। गांगुली जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बल्ले से नहीं दिमाग से भी हराना होगा। 2011 की सीरीज जानबूझकर टॉस के लिए 15 मिनट की देरी से मैदान पर पहुंचते हैं। अनुशासन के पक्के थे।
ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन। सौरभ की हरकत उन्हें आग बबूला कर दी। ये दादा की एक सोची समझी रणनीति थी ताकि विपक्षी कप्तान का ध्यान भटक जाए। दादा संदेश दे रहे थे कि जब भारत तुम्हारी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेलेगा, ये मेंटल प्रेशर इतना काम करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर चिढ़ने लगे, गलतियां करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान उस सुपरमैन वाले ओरा को टॉस के देरी से ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। दादा को लेकर जो मेरा फेवरेट मोमेंट है वो शर्ट उतारने वाला किस्सा। आई नो दादा को बहुत पसंद है। वो नहीं चाहते थे कि इस बारे में बहुत बातें हो, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। बहुत पहले स्टुअर्ट टॉप में कपड़े उतार दे और गांगुली उसका बदला लेना चाहते। 2002 के नेटवर्क ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर था। इंग्लैंड ने 326 रनों का पहाड़ बनाए। भारत की हार लगभग तय थी, लेकिन फिर युवराज और कैफ ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। और जैसे ही भारत जीता, दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट उतारी और पागलों की तरह लहराया। ये जवाब था जिसने मुंबई के वानखेड़े में ये हरकत की थी। दादा ने अंग्रेज़ों को उन्हीं के घर में बताया कि हम उधार नहीं रखते, हम सूद समेत वापस करना जानते हैं। वो भारतीय क्रिकेट के स्वाभिमान के बड़े प्रतीक तौर पर थे। हालांकि दादा के करियर का सबसे नुकसानदायक समय, सबसे बुरा दौर तब शुरू हुआ जब उनकी मर्जी से क्रैग चैपल कोच बने। चैपल ने टीम इंडिया में फूट डाली। दादा जब संन्यास लेने का फैसला किया तो नागपुर के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट मैच था। मैच के आखिरी लम्हों जब भारत जीत के करीब था तो धोनी ने एक ऐसा काम किया जिसने सबका दिल जीता। धोनी ने दादा के आखिरी 15